तो कल हम जो है भारत की मिट्टियाँ पढ़ रहे थे कि भारत की मिट्टियों के बारे में हमने जाना था कि कुछ जो ऊपर की मिट्टियाँ थी हमने बात करी थी, जिसमें पर्वतीय मिट्टी थी, हिमालय पर्वत की जो सारी मिट्टियाँ थी वो हमने पढ़ ली थी। ठीक है, कि कहाँ कहाँ मिट्टी की मिट्टी की विशेष बात क्या होती है। कल मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि मिट्टियों से संबंधित एक चैप्टर था जो लास्ट ईयर शायद पता नहीं आपने किया था नहीं किया था, मैं उसका पीडीएफ जो है आप लोगों को सेंड करूँगा। ठीक है, तो सेकंड ईयर में है, उसका पीडीएफ सेंड करने के बाद वो ये है कि जो हम मिट्टी की जो बात करते हैं, मृदा की जो बात करते हैं, वो लेयर्स के रूप में होती है, जो संस्तर के रूप में होती है। यानी मतलब कि तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर गहरी जो मिट्टी की परतें होती है, तो वो इस गहराई तक जो मिट्टी की जो परतें होती हैं ये लेयर्स के रूप में होती है। और ये चैप्टर हमारे सेकंड ईयर में था कि मिट्टी की लेयर्स कैसे कैसे होती है। सबसे ऊपर ओ लेयर आती है, फिर ए बी सी इस तरीके से लेयर्स आती है, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। तो वो सारी चीज़ें उस चैप्टर में है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी मृदा वाले इस चैप्टर को समझने में। तो हमने कल बात की थी पर्वतीय मृदा की, तो पर्वतीय मृदा की जो है पतली परत होती है क्योंकि ये ढलान पे होती है, तो कट कट के नीचे बह कर आ जाती है। इसकी बात की थी उपजाऊ नहीं होती है। फिर दूसरी हमने बात की थी हमारा जो दूसरी वाली हमने ये जो मैदानी भाग वाली बात की थी, इसमें जो नदियों का जो मैदान बने थे सिंधु गंगा सतलज ये ब्रह्मपुत्र इन नदियों से, तो उनके बारे में हमने बात की थी। फिर इसके बाद हमने जो है प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियाँ थी, जो प्रायद्वीपीय पठार का ये भाग था इसकी बात की थी, जिसके अंतर्गत हमारे लाल मिट्टी आई थी, काली मिट्टी आई थी। हम बात कर रहे थे लेटराइट मिट्टी की। ठीक है, तो हम लाल मृदा हमारी हो गई थी, उसके बाद लेटराइट मृदा। देखिए लेटराइट मृदा की हम बात कर रहे थे, तो लेटराइट मृदा में हमने इतनी सी बात की थी कि ये उन क्षेत्रों में पाई जाएगी जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में बारिश होती है। भारत के वो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो उन क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। देखिए इस मिट्टी में क्या है, लोहे के अंश पाए जाते हैं। तो लोहे के अंश के पाए जाने के कारण ये मिट्टी में जब पानी होता है तो ये दही के समान लसलसी होती है। ठीक है, लेकिन अगर इसका पानी सूख जाता है तो ये कठोर हो जाती है, किसकी तरह, ईंट की तरह। तो इसकी उर्वरा शक्ति भी ठीक ठाक है, ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा है बहुत कम है। लेकिन जब इसमें पानी की मात्रा होती है तो इस मिट्टी के अंदर हम अच्छी खासी पैदावार हो सकती है, लेकिन ये कठोर हो जाती है तो एक पठार का रूप धारण कर लेती है। पठार से मतलब काफ़ी कठोर जगह हो जाती है। तो हम जैसा पठारी क्षेत्र में होता है कि ऊपर की सतह काफ़ी कठोर होती है, उसी तरीके से ये मृदा हो जाती है। तो वहाँ पर फिर कृषि कार्य करना थोड़ा सा दुर्लभ हो जाता है। विशेषकर हम बात करें कि जहाँ 5 क्षेत्र जहाँ पर हॉट स्पॉट क्षेत्र वहाँ पर ये अच्छी मात्रा में पाई जाती है। तो उन क्षेत्रों में आप देखेंगे कि साहब चाय के बागान विकसित किए गए हैं। जैसे हम पूर्वांचल क्षेत्रों की बात करते हैं, गारो खासी जयंती वाले असम के अंदर जो मिकिर की पहाड़ियाँ, उन क्षेत्रों में ये जो ये मृदा पाई जाती है, तो वहाँ पर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर ये इस तरीके से इस पे चाय के बागान किए गए हैं। ठीक है, हमने इसके 500 प्रदेश देख लिए थे कि कौन से वो 5 प्रदेश है जहाँ पर अत्यधिक बारिश होती है, जिसकी वजह से ये लेटराइट मृदा वहाँ पाई जाती है। इसकी हम प्रोसेस समझ रहे थे कि लिटराइजेशन होता क्या है। देखिए लिटराइजेशन क्या होता है कि जब किसी मृदा के अंदर आयरन ऑक्साइड की मात्रा होती है, आयरन ऑक्साइड का मतलब कि लोहे के अंश होते हैं, तो वो लोहे के अंश की वजह से क्या होता है, जब पानी उसमें केशिका, एक केशिका क्रिया होती है, पहले उसको समझाते हैं कि केशिका क्रिया क्या होती है। केशिका क्रिया का मतलब होता है कि हम जैसे हमारे मनुष्य के शरीर में, मानव के शरीर में, या फिर आप देखेंगे जंतुओं के शरीर के अंदर छोटी छोटी नसें होती है, केशिकाएं होती है, जिनके थ्रू रक्त जो है, खून वो है, हर बॉडी के पार्ट में पहुंचता है। जैसे आप किसी पेड़ को ले लीजिए कि पेड़ का आप जो तना है उसको आड़ा काटते हैं, तब आपको छोटी छोटी संरचनाएं दिखती है कि नसों के रूप में, जो पेड़ से पूरे नीचे से लेकर शाखाओं, पत्तियों, टहनियों तक जुड़ी होती है, तो वो पानी उनके द्वारा पहुंचता रहता है। उसी प्रकार मिट्टी में क्या होता है कि केशिका क्रिया होती है कि मिट्टी के कण आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो जुड़े रहने के कारण जब पानी जो है वो इन कणों से, एक कण से दूसरे कण में, दूसरे तीसरे कण में ऐसे मूव करता है। तो जहाँ पर लो ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, लोहे के ऑक्साइड्स ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर क्या करता है, पानी नीचे अवशोषित होता जाता है और लोहे के ऑक्साइड ऊपर आते जाते हैं। ठीक है, उनका वजन उस पानी की वजह से हल्का होता जाता है, तो वो ऊपर आते हैं। ऊपर आने की वजह से उस मिट्टी का क्या है, रंग वो है, हमें लाल दिखाई पड़ता है उस लोह ऑक्साइड की वजह से। तो ये तो इसकी बेसिक बात की थी।
हम पढ़ रहे थे कि इसमें लोहे के साथ में और क्या मिलता है, देखिए सिलिका और कैल्शियम, ये दो चीज़ें। कैल्शियम, आप कैल्शियम की जो बात करें हम, हमारे जैसे हड्डियां हैं ये भी कैल्शियम से बनी होती है। और तो कैल्शियम क्या है कि कैल्शियम की एक प्रकृति है कि पानी से क्रिया कर कर ये ऊपर की तरफ आता है, जबकि पानी नीचे की तरफ चला जाता है। तो जो धरातल की जो मृदा है, परत में मिलने वाली सिलिका और कैल्शियम जैसे घुलनशील तत्व जो वो निक्षालन या अपक्षालन एवं केशिका के माध्यम से मृदा के भूमिगत बीज संस्तर तक चले जाते हैं। जैसे कि हमने बात करी कि साहब इसमें पृथ्वी के अंदर जो है मृदा के लेयर्स होते हैं, संस्तर होते हैं। तो निक्षालन अपक्षालन का मतलब होता है या तो ऊपर आना या नीचे जाना, या तो नीचे वाले स्तरों से ऊपर आएंगे या ऊपर वाले स्तरों से पानी के साथ नीचे जाएंगे। तो ये बी लेयर तक नीचे चले जाते हैं सिलिका और कैल्शियम जैसे पदार्थ, ठीक है, इस मिट्टी में। जिससे ये तो नीचे चले जाएंगे सिलिका और कैल्शियम तो, लेकिन उससे क्या होगा कि इस जो मृदा का जो आवरण है इसमें फेरियम, देखिए ये ध्यान रखिएगा, फेरियम, लोहा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जैसे जो धात्विक तत्व है उनकी सांद्रता बढ़ जाती है। देखिए सांद्रता का मतलब होता है, सांद्रता का मतलब होता है कि ये उनके साथ क्रिया करते हैं, क्रिया कर कर एक घोलीकरण के रूप में मौजूद रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी मात्रा उस क्षेत्र में अधिक रहती है, ठीक है। फेरियम की, मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की, ये तत्व है मिनरल्स, मिनरल्स उसके अंदर पानी के साथ मिले हुए। सांद्रता का मतलब होता है कि मिक्सअप रूप में, पानी के साथ मिले हुए रूप में रहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, लेटराइजेशन। यानी कि उसमें से हमने बात किया था कि कैल्शियम और सिलिका है वो तो नीचे बैठते हैं, और ये क्या है, इन ये जो धातु है ये सांद्रता के रूप में, यानी कि उससे मिक्सअप के रूप में उनके साथ मिले हुए रहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, हम लेटराइजेशन कहते हैं। तो ये इस मृदा की खास बात है कि जब वर्षा काल होगा, जब पानी की मात्रा अधिक होगी, उस समय तो क्या है, ये बिल्कुल सॉफ्ट मृदा होगी पानी प्राप्त होने पर, जैसे सॉफ्ट और चिकनी होगी, कोमल और चिकनी। लेकिन जैसे ही वर्षा काल खत्म हो जाएगा तो टेम्परेचर प्राप्त करके ये जो मृदा है ये सूखी हो जाती है, बिल्कुल सूखी होकर ये ईंट की तरह कठोर हो जाती है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो मिट्टी है ये किसके लिए फेमस है, ये बागानी कृषि कृषि के लिए। बागानी कृषि की हम बात करते हैं तो बागानी कृषि ये जो 5 हॉट स्पॉट क्षेत्र की हमने बात करी, इन 5 क्षेत्रों में कौन सी है, बागानी कृषि है। जैसे हम पूर्वांचल क्षेत्र की बात करते हैं, हम जो उत्तराखंड के दक्षिणी भाग की बात करते हैं वहाँ पर भी बागानी कृषि। अब बागानी कृषि का मतलब ये नहीं कि चाय और कॉफ़ी ही होती है। बागानी कृषि का मतलब है जैसे सेब, अखरोट, इनके जो है बड़े बड़े उद्यान पाए जाते हैं, जैसे और भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो बागानों में की जाती है, तो वो सारे क्या है। अब इन ये जो क्षेत्र है इन क्षेत्रों में बारिश काफ़ी अधिक होने की वजह से मिट्टी के कटाव की समस्या है। तो मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए जो खेत है वो क्या है, सीढ़ी नुमा आकृति में बनाए जाते हैं। जो इन क्षेत्रों में पहाड़ी क्षेत्र है, इन पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है, जो सीढ़ी नुमा आकृति में बनाए जाते हैं खेत, और उनके अंदर बागानी कृषि की जाती है, यानी कि चाय के बागान भी उनमें लगाए जाते हैं। और जैसे आप कोई बागान लगाते हैं, जैसे अखरोट के बागान है उत्तराखंड, इसमें हिमाचल प्रदेश में हम बात करें, जैसे सेब के बागान है, तो वो भी ऐसे क्षेत्रों में लगाए गए हैं। खेत के रूप में इनको विकसित करने का तात्पर्य ये है कि अगर मान लीजिए खेत के रूप में विकसित नहीं किया जाएगा तो पानी के कटाव से मिट्टी नहीं रुक पाएगी और वहाँ पर कृषि कार्य नहीं हो पाएगा। लेकिन खेत के रूप में विकसित करने से पानी धीरे धीरे रिस कर एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी किस तरीके से रिसता है, तो वो फसल के लिए उपयोगी है और साथ में आपकी जो मिट्टी के कटाव को उसको भी रोकता है, ठीक है। अब इस जो मिट्टी की बात करें कि इसका सर्वाधिक जो विस्तार है वो केरल राज्य में। केरल राज्य में इस वजह से है क्योंकि केरल राज्य की हमने बात की थी तो जो मानसून का जो प्रवेश होता है वो केरल से होता है। केरल के पास नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ, वो सारी पहाड़ियाँ वहीं पर है जहाँ पे मसाले उगाए जाते हैं, वो भी सीढ़ीदार खेतों में ही उगाए जाते हैं मसाले, ठीक है। तो केरल राज्य में जब मानसून अत्यधिक मात्रा में सक्रिय है तो वहाँ पर ये मिट्टी है सर्वाधिक मात्रा में। अब इस मिट्टी में हम बात करें, इस मृदा में, तो इसमें कौन कौन से जो तत्व है वो पाए जाते हैं, चूना पाया जाता है, नाइट्रोजन, पोटास व ह्यूमस, इनकी कमी होती है। ह्यूमस तो आप जानते होंगे कि जो हम पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह सड़ गल जाती है उसे कहते हैं ह्यूमस। अब इनकी कमी क्यों पाई गई, इनकी कमी पाए जाने का कारण ये है कि देखिए जहाँ पर वर्षा अत्यधिक होगी वो अपने साथ बहुत सारे खनिज पदार्थों को बहा कर ले जाती है, या फिर उसको वो भूमिगत आंतरिक रूप से और अंदर कर देती है, ठीक है। तो ये इन पदार्थों की कमी, जिस मृदा के अंदर ये पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में मिलेंगे वहाँ पर कृषि कार्य पैदावार अच्छी होती है, जैसे चूना, नाइट्रोजन, पोटाश।
हमारे राजस्थान के अंदर हम बात करते हैं तो ये जो पदार्थ है, यहाँ की मिट्टी में जो बालू मिट्टी है उसमें सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन समस्या राजस्थान में पानी की है। देखिए, ये पदार्थ जो एलिमेंट्स है ये इस मिट्टी में काफ़ी मात्रा में है, लेकिन समस्या क्या है, यहाँ की जो मिट्टी है बालू है, और वो क्या है, वो थोड़े मोटे कण है, तो उसमें पानी को रोकने की क्षमता कम होती है। तो ये जो हम लेटराइट मिट्टी की बात करते हैं उसमें भी इनकी मात्रा कम होती है। तो चूने की कमी के कारण क्या होती है, ये अम्लीय प्रकृति होती है। क्या होती है? अम्लीय प्रकृति। अब उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमने लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जो देखिए एक जनरल डिस्कशन है ये कि जो मिट्टियों की बात करते हैं कि 8 ही प्रकार की मिट्टियां जो है भारत में पाई जाती है। इसके अलावा भी छोटे मोटे रूप में हम देखें तो बहुत सारी मिट्टियां हैं जिनका वर्गीकरण अलग ढंग से किया गया है, लेकिन अगर मोटे तौर पर आपके एग्जाम में आता है तो ये 8 ही मिट्टियां हैं जो हमारे भारत देश में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं अगली मिट्टी, आपके रेतीली रेतीली मिट्टी, बलुई मृदा या मरुस्थली मृदा। जैसा कि आपको नाम से विदित हो रहा है कि साहब रेतीली मृदा मरुस्थल में मिलेगी, जहाँ पर सूखा पड़ता है, थोड़ी बारिश की कमी रहती है, उसे हम बलुई मृदा भी कहते हैं, मरुस्थलीय मृदा भी कहते हैं। तो इसका विस्तार जैसा कि हम जानते हैं कि कहाँ कहाँ है, राजस्थान में पड़ेगा साहब। राजस्थान का जो पश्चिम भाग है पूरा मरुस्थलीय भाग है, थार का रेगिस्तान। पंजाब का जो दक्षिणी पश्चिम भाग है वो भी इसी के अंतर्गत आता है, हरियाणा का जो पश्चिमी भाग है वो भी इसी के अंतर्गत आता है, और गुजरात का उत्तरी भाग। अगर एक समग्र रूप से देखें तो हम देखिए गुजरात का उत्तरी भाग, राजस्थान का पश्चिमी भाग और पंजाब और हरियाणा का दक्षिणी भाग, ये पूरा एक सम्मिलित प्रदेश है। ठीक है, तो इस पूरे प्रदेश में क्या है, बालू मिट्टी जो कहते हैं रेतीली मृदा है वो पाई जाती है। आप हम पंजाब के जो हरी के बांध से हमने जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकाली है वहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है। देखिए उससे थोड़ा सा और ऊपर से वहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है इस मिट्टी की, और पूरा गंगानगर इसमें कवर होता है, हनुमानगढ़ इसमें कवर होता है, बीकानेर की बात करते हैं, चूरू, ऊपर से सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, ये जो क्षेत्र है, और जो कच्छ का रण है हम गुजरात में बात करते हैं, वो सारा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। इसमें कुछ मौसमी नदियाँ भी बहती है, जैसे लूनी नदी की बात करते हैं वो इसी क्षेत्र में बहती है साहब। और इस क्षेत्र के विकास के लिए यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकाली गई। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकालने का मकसद ये था कि ये बालू मृदा है, काफ़ी उपजाऊ है, लेकिन यहाँ पर पानी की कमी की वजह से पैदावार नहीं हो पाती। इस वजह से इसको इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जो हमने बाड़मेर तक अब जोड़ा गया है उसको, कुछ लिफ्ट नहरें हैं और कुछ उसके अंदर जो है बिल्कुल। देखिए, अगर हम ढाल की बात करते हैं, जो राजस्थान का जो ढाल है वो पूरब से पश्चिम की तरफ है। इधर है पूरब से पश्चिम की तरफ। तो कहने का मतलब जो इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है उससे पश्चिम की तरफ की जो नहरें हैं वो नहरें तो बिल्कुल सीधे सीधे, क्योंकि ढलान की वजह से आसानी से जा सकती है, लेकिन जो पूर्वी भाग की जो नहरों की हम बात करते हैं वो नहरें काफ़ी ऊंचाई पर है। ऊंचाई पर होने के कारण वहाँ पर पहले पानी को लिफ्ट किया जाता है, और लिफ्ट करने के बाद में उस पानी को जिन स्थानों को पहुँचाना होता है उन नहरों के द्वारा पहुँचाया जाता है, तो उन्हें कहा था लिफ्ट नहरें। तो ये तो हमने क्षेत्र की बात करी थी साहब। तो अब कम वर्षा के क्षेत्र में अपरदन के माध्यम से बनने वाली इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे तत्वों की प्रबलता है। देखिए, नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे तत्वों की प्रबलता है। जब भी कोई फसल पैदा की जाती है या हम उसकी जो बात करते हैं कि फसलों को ज़्यादा पैदावार लेने के लिए नाइट्रोजन फास्फोरस की सर्वाधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। हम जो खाद वगैरह डालते हैं वो यही है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की। जबकि इसके अलावा हम बात करें कि भारत की जितनी भी सारी मिट्टियों की हमने अब तक बात करी है उन मिट्टियों में नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या है, कमी पाई जाती है। ये एकमात्र ऐसी मिट्टी जिसमें इनकी अधिकता पाई जाती है, बाकी और मिट्टियों में इनकी कमी पाई जाती है। तो ये क्या है, एक उपजाऊ मृदा है। ठीक है, उपजाऊ मृदा तो है, लेकिन इस मृदा में एक समस्या है कि इसके गठन जो है मोटे कणों से हुआ है। मैं इसके जो कण है वो बालू के थोड़े मोटे कण है, तो मोटे कण होने के कारण क्या है, इसमें जो है जल का प्रवेश तो सुगम है कि पानी आराम से नीचे तक पहुंच जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पानी को धारण करने की या रोकने की क्षमता इस मिट्टी में नहीं है। यानी मतलब पानी वो नीचे जाता जाता है, वो वापस ऊपर नहीं आ पाता और वो नहीं रुक पाता है। तो जब पानी नहीं रुकेगा तो फसल को पानी की आवश्यकता है, तो बिना उस पानी के रुके वो बढ़ नहीं पाएगी। इसलिए इस समस्या की वजह से यहाँ पर जो पैदावार है वो प्रभावित होती है। मिट्टी बहुत अच्छी है, इसके अंदर सारे जो है तत्व पाए जाते हैं, लेकिन पानी न रोक पाने के कारण ये इसके अंदर पैदावार कम हो पाती है। इसलिए मोटे अनाज जो है इसके मिट्टी के अंदर बोए जाते हैं।
तो इस मिट्टी की हम बात करें तो इसके अंदर जो मोटे अनाज सिंचाई के अभाव में देखिए कौन कौन सी जो फसलें की जाती है, बाजरा है, मोठ है, मक्का है, ये कम पानी की फसलें हैं। कम पानी की फसलें हैं, मोटा अनाज है तो आसानी से इनको पानी की आवश्यकता कम होती है। जैसे बाजरा है, एक दो पानी के अंदर ही वो आपके हो जाता है, जिसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, ये आपको पानी की बिना जो है फसलें आराम से हो जाती है, इस वजह से इन फसलों को इस क्षेत्र में उगाया जाता है। उसके बाद हम अगली जो है मृदा उसमें चलते हैं, लवणीय या क्षारीय मृदा।